तो भाई वेलकम टू द क्लास ऑफ कॉमर्स इन आईएससी एंड बिजनेस स्टडीज इन सीबीएसई। थोड़ा सा बस डिफरेंस है कि बिजनेस स्टडीज का जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो ज्यादा अप्लाइड है एंड कॉमर्स इज मोर और लेस प्रैक्टिकल कम है, थियोरेटिकल ज्यादा है। तो पहले तो खैर मैं आईएससी स्टूडेंट्स को बोलता था कि भाई कॉमर्स की क्लास नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, दो इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट इन कंपैरिजन विद सीबीएसई बिजनेस स्टडीज। बट जब से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए हैं तब से कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज का जो कोर्स कॉम्पोजिशन है वो लगभग बराबर की डिफिकल्टी लेवल पे है। एंड जो सीबीएसई का बिजनेस स्टडीज जिसको हम आईएससी में कॉमर्स बोलते हैं, एक्चुअली सीबीएसई का जो पेपर आता है वो केस स्टडी बेस्ड आता है, जिसका क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होगा, आंसर बहुत छोटा होगा। और अगर आपने बहुत पिन पॉइंट अप्रोच नहीं पढ़ी है बच्चों, तो वो केस स्टडी आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आईएससी में जितना डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है बिजनेस कॉमर्स का, सीबीएसई में बच्चों उतना ही डिफिकल्ट केस स्टडी पोर्शन आता है। सिर्फ इस वजह से क्लास 12th में कॉमर्स इन आईएससी या बिजनेस स्टडीज इन सीबीएसई की क्लास की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला रेक्विजिट तो ये है कि भाई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो आप इस सब्जेक्ट की दुनिया जान की कोई क्लास कर डालिए, आपको समझ में तो सब कुछ आएगा बट आंसर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 11th क्लास में हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि इस तरह का पेपर बन नहीं पाता जिस तरह का बोर्ड बनाता है, क्योंकि टीचर अपना दिमाग यूज करता है और बोर्ड वाले पेपर अप्लाइड बनाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सीबीएसई के बिजनेस स्टडीज के सिलेबस की या हर सब्जेक्ट के सिलेबस की फॉर आईएससी एंड सीबीएसई बच्चों, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है वाइल मेकिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, पेड वाले थोड़े अच्छे होते हैं और फ्री वाले थोड़े बेकार होते हैं, बट उतने बेकार नहीं होते हैं। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हो गया, चैट बॉट जीपीटी, चैट जीपीटी, जेमिनी हो गया एंड ऑल दैट, तो ये बहुत बड़ा प्रोफाइल लेके चलते हैं, ये वर्ल्ड वाइड व्यू लेके चलते हैं क्वेश्चन बनाते टाइम। तो मेनी अ टाइम्स टीचर की अप्रोच वहां तक फ्लॉप हो जाती है। जितना टाइम टीचर को एक क्वेश्चन को सोचने में लगेगा, चैट जीपीटी, जेमिनी मतलब, या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट और ऐसे ना जाने कितने प्लेटफॉर्म्स आजकल आ गए हैं, वो उतने में 10,000 क्वेश्चन बना के आपको दे देगा। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 नेसेसरी। तो क्लास करते टाइम आपको लगेगा भी कि सर बड़ा पकाऊ है एंड ऑल दैट, बिल्कुल लगेगा। बट जब आप केस स्टडी देखेंगे और जब क्वेश्चन को आंसर करेंगे तब आपको लगेगा नहीं सर, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सीबीएसई में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंपैरेटिवली बिजनेस स्टडीज में आसान आते हैं, बट आईएससी में बहुत डिफिकल्ट आते हैं, और सीबीएसई वो डिफिकल्टी लेवल अपनी केस स्टडी से पूरी कर लेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो आपके सामने सिलेबस आए इससे पहले मैं केस स्टडी के बारे में कुछ बच्चों को क्लियर कर दूं, और आईएससी में भी अब केस स्टडीज आने लग गई हैं। फर्क सिर्फ इतना, आईएससी में केस स्टडी थोड़ी छोटी होती है बट सीबीएसई में थोड़ी बड़ी हो जाती है। समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली सबसे पहली बात है कि माउंटेन ड्यू पी के आपको क्वेश्चन देखना है, तो आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है अगर आपकी चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, गैया दूध देती है, यस और नो? एकदम गलत जवाब है, दूध निकालना पड़ता है, दूध देती नहीं है गैया। समझ में आई बात की नहीं? बस फंसते आप यहीं पे हैं। आपको रीड बिटवीन द लाइंस वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो केस स्टडी का जो क्वेश्चन होता है बड़ा लेंदी होता है, जस्ट लाइक आईएससी में रिवर्स है, एमसीक्यू बड़ा छोटा होता है, बट आंसर्स टू देम आर जनरली वेरी 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 शॉर्ट। तो आपको पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, बट अल्टीमेटली ये मत सोचिएगा कि कंक्लूजन पे कूद जाए और आंसर निकाल लें। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द वेरियस लॉज इन द कंट्री फॉर प्रोटेक्टिंग योर राइट्स, फॉर प्रोटेक्टिंग योर राइट्स, तो भाई आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर उसके 4 ऑप्शंस दे दिए गए तो उसी में से आपको सोच के लिखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई आपकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो जब तक पूरा क्वेश्चन या केस स्टडी आप पढ़ नहीं लेते, खबरदार उसके आंसर के बारे में कभी सोचिएगा भी मत। जैसे रीड द कॉम्प्रिहेंशन एंड आंसर, स्टार्टिंग में लगता है यही आंसर होगा, बट बाद तक किस्सा बदल जाता है। सस्पेंस मूवीज आप देखते होंगे, स्टार्टिंग में लग रहा है कत्ल सौरभ सर ने किया है, बाद में पता लगा हमारे कजन दादाजी कातिल निकल गए। समझ में आया कि नहीं आया? सो बिफोर रीडिंग द केस स्टडी क्वेश्चन जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ लेते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी यही टेक्निक फॉलो करती है बच्चों। आपने जब एमसीक्यूज में देख लिया ऑप्शन क्या है, फिर आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि इन 4 में से कोई एक आंसर है। आई रिपीट, इन 4 में से कोई एक आंसर है। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम वो क्लिक करने लगता है कहीं ना कहीं, और एडवांटेज ये मिलता है कि 80% टाइम आपका बच जाता है इससे। सो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस की, ताकि आप एमसीक्यू में गलतियां ना करें। तो मेरे पास सो कॉल्ड पूरा कॉम्पोजिशन तैयार है हर चैप्टर का। दिस विल बी प्रोवाइडेड टू आईएससी एंड सीबीएसई बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक मार्केटिंग से रिलेटेड
केस स्टडी दिखाना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगभग हर इंसान को पता होता है कि ये होता क्या है। तो आ जाते हैं मार्केटिंग पे, जरा मिल जाए हमको। चलिए बच्चों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया, मिला क्वेश्चन नंबर 5। ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक कंपनी है जो नेचुरल और एथिकल ब्यूटी ब्रांड्स बनाने के लिए फेमस है, और ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है मेरे लिए और सो कॉल्ड मेरी वाइफ के लिए भी। द कंपनी यूजेस प्लांट बेस्ड मटेरियल फॉर इट प्रोडक्ट्स एंड इज नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड इन द कंट्री। इट नॉट ओनली satisfied कस्टमर्स बट ऑल्सो बिलीव्स इन ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ द प्लैनेट। समझ में आ गया? सैमसंग भी यही काम करता है कि भाई हम मैक्सिमम मोबाइल फोन रिसाइकिल्ड प्लास्टिक और टिन से बनाते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी है। तो टोटल बच्चों 4 से 6 मार्केटिंग फिलॉसफीज होती हैं, तो अगर आपने सब नहीं पढ़ी होंगी तो आप सही आंसर नहीं दे पाएंगे। और यहां पे तो मैंने एक आंसर इसका मांग लिया, समझ में आ गया। अगर इसी बात को एमसीक्यू में टेस्ट कर लिया जाए तो 4 फिलॉसफीज मार्केटिंग की वहां लिख दी जाएंगी। चारों में बच्चों ध्यान दीजिएगा, चारों में हेयरलाइन डिफरेंस होता है। क्या होता है? हेयरलाइन डिफरेंस, बहुत कम फर्क होता है। तो अगर बहुत पिन पॉइंट बहुत स्ट्रांग नहीं पड़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर स्कूल गए और टीचर ने पूछा हर कैसे आना हुआ, आज बाइक से आए हैं, अरे कैसे आना हुआ मतलब सरकास्टिक कमेंट है, कैसे आना हुआ, ईद का चांद थे तुम तो, इतने दिन से स्कूल चल रहा है, तुम तो आज पहली बार आए हो। लॉजिक अंडरस्टूड? तो इसलिए बहुत ही ज्यादा आपको इसके ऊपर पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रॉफिट मेकिंग पोटैटो चिप्स कंपनी है। कंपनी हैज एंटर्ड अ फॉरेन कंट्री। इट हैज फाउंड दैट यूथ इज गोइंग टू बी द अप्रोप्रिएट सेक्शन, मतलब जवान लोग ज्यादा चिप्स खाते हैं और इस सोसाइटी को आपको टारगेट करना है। कंपनी का जो मार्केटिंग हेड है हैज अ विजन फॉर द कंपनी फॉर नेक्स्ट 10 years टू मेक इट्स मार्क इन द मार्केट। आज इंडिया में सबसे अच्छा चिप्स किस ब्रांड का है चिल्ड्रन? लेज। और मैं आपको सच्चाई बताऊं बच्चों, एक जमाने में इंडिया में एक चिप्स आता था जिसका नाम था अंकल चिप्स। ये इंडियन ब्रांड था बेसिकली। बोले मेरे लिप्स खाएंगे अंकल चिप्स। ये अंकल चिप्स बड़ा फेमस था जब हम क्लास 2-3 में थे, और समझ लग्जरी एकदम भयंकर। अंकल चिप्स का पैकेट अगर आपके हाथ में है तो आप मोहल्ले में सबसे रईस आदमी है। तो लेस इज अ कंपनी ओन्ड बाय पेप्सिको, फ्रीटो ले करके कंपनी है पेप्सी वालों की, जिसकी इंदिरा नूई जी सीईओ थी, किस जमाने में, यूएस कंपनी है। तो उन्होंने इस कंपनी को इंडिया में अंकल चिप्स को खरीद लिया और अंकल चिप्स के ऊपर ठप्पा लगा दिया लेस का। तो लोगों के मन में क्या गलतफहमी आ गई कि अंकल चिप्स किसको बिलोंग करता है? लेस को। तो ये अंकल चिप्स के साथ साथ अपने ब्रांड्स भी बेचने लग गए। और एक आजकल वो शटल कॉक के डिब्बे में भी चिप्स आता है बच्चों, 130 रुपए का। खून जल जाता है जब लोग कहते हैं प्रिंगल का चिप्स खाएंगे। जो नॉर्मल चिप्स होता है वो तो पोटैटो को स्लाइस करके बनाया जाता है। प्रिंगल पता है आपको कैसे बनता है? पोटैटो को बॉईल किया जाता है और बॉईल करके सांचा नहीं होता जैसे घर में चिप्स बनते हैं, उस सांचे में ढाला जाता है, तभी पूरे डिब्बे में चिप्स की शेप एक जैसी होती है। तो 130 रुपए में 128 रुपए तो पैकिंग का होता है, 2 रुपए का चिप्स होता है वो। तो जो बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं वो प्रिंगल बहुत खरीदते हैं। हमने भी ये बेवकूफियां 3-4 बार की हुई हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? पक्का अंडरस्टूड? ब्रांडिंग है बेसिकली। सो मेजर चैलेंज क्या है? इज टू बीट द एग्जिस्टिंग पोटैटो चिप्स कंपनी बाय गिविंग बेटर चिप्स टू टेस्ट सो दैट योर एग्जिस्टिंग बायर्स कैन मेक एक्स्ट्रा कैलोरीज चिप्स एज देयर फेवरेट ब्रांड। तो चिप्स का नाम क्या है? एक्स्ट्रा कैलोरीज। समझ में आ गया? तो आपने बच्चों घड़ी देखी होगी, एप्पल वॉच कितने की आती है? 1,50,000। ऑफर में मिल जाए, मोबाइल फोन खरीदो तो 40-50 हजार की मिल जाएगी। तो क्या एप्पल वॉच लगाने से आपका समय अच्छा हो जाएगा? वॉच ना भी लगाएं, समय का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किस बात का पैसा कंपनी ले रही है? ब्रांड। मोबाइल फोन डेफिनेटली एप्पल का बहुत अच्छा है, बट अगेन बच्चों ब्रांड का पैसा है, जितना लूट रहे हैं इतने की कीमत उसकी है नहीं। बट आप किस चीज का पैसा दे रहे हैं? मोहल्ले में हमारे आपके जैसे बेवकूफ 2 ही 4 होंगे बस। समझ में आ गया? वो जैगवार गाड़ी आती है और वो एक रोल्स रॉयस आती है, आगे से तितली बनी होती है, तो छुएंगे अंदर चली जाएगी। उसकी कॉस्ट ही मैंने सुना था कभी लाखों में थी शायद। टोयोटा की गाड़ी आया करती थी कॉलिस, अब जो इनोवा आती है, स्टीयरिंग कवर आप शोरूम से जाके लेंगे शायद 2,500-3 हजार का आपको देंगे, और बाजार से ले लीजिए 700-800 का मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 200 रुपए से ऊपर की नहीं होती है। किस बात का पैसा है? टू गिव यू एक्सक्लूसिविटी इन द मार्केट, टू गिव यू एक्सक्लूसिविटी इन द मार्केट। तो पैसा जब आप देते हैं कैफे कॉफी डे में 250 रुपए की कॉफी पीने का, कॉफी 20 रुपए की है, 230 रुपए ब्रांड का है।
जो आप मुंह ऐसे भागे फोटो खींचेंगे और उसको स्टेटस पे अपलोड करेंगे और 4 लोग को जलाएंगे, उस चीज का पैसा आप देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड? ये चश्मा जो मैंने पहना हुआ है इसमें क्लिप ऑन लगा हुआ है, तो धूप में मैं उसको लगा लेता हूं। और ये टाइटन का है तो 3700 का फ्रेम था और 7500 रुपए का इसका ग्लास है। और यही अगर मैं अरमानी एक्सचेंज का ले लूं तो 3700 का जो फ्रेम है वो 13500 का हो जाता है। तो आई पे फॉर व्हाट? ब्रांड। समझ में आ गया? तो पैसा ब्रांड का होता है, कंटेंट का नहीं होता। फेस वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो कंपनी इज क्वाइट क्लियर अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव कि इनको कम से कम कितने रुपए का प्रॉफिट कमाना है फर्स्ट ईयर में? 50 करोड़ का, और उसके बाद ये अपना प्रॉफिट बढ़ाते जाएंगे। डेफिनेटली कंपनी को पूरा विजन क्लियर है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कंपनी सोसाइटी के लिए कुछ सोच रही है। भाड़ में जाए मरे जाए सोसाइटी, हमसे क्या मतलब। कंपनी का टारगेट क्या है बच्चों? प्रॉफिट कमाना है। तो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया गया है? यहां पे सेलिंग कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया गया है। कौन सा? सेलिंग कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? तो खैर जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए सब बहुत आसान हो जाएगा। प्लस मेरे इस 206 पेज की बुकलेट में मोर देन 300 केस स्टडीज आर देयर। इसके अलावा 2 टेक्स्ट बुक की केस स्टडीज अलग से दूंगा आपको, तो 1000 से ऊपर केस स्टडीज आपको सॉल्व करवा दूंगा साल भर में। तो फिर आपको लगेगा अरे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एंड मेनी अ टाइम आई हैव सीन सीबीएसई आईएससी दोनों पेपर्स में चल रहे हैं, मार्किंग स्कीम तक में केस स्टडी का आंसर गलत लिखा होता है, क्योंकि ये इतना आसान होता नहीं है। कितनी बार टीचर्स भी फंस जाते हैं। आपके एमसीक्यूज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट आई हैव सो कॉल्ड गुड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन कि सीबीएसई का जो केस स्टडी वाला पार्ट होता है वो आईआईएम के प्रोफेसर बना के भेजते हैं, क्योंकि वहां पे इन्हीं केस स्टडीज पे बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। और इसीलिए पेपर एमसीक्यू बेस्ड आ गया है, ताकि बच्चे अपनी नॉलेज को अप्लाई करना सीखे। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द 4 एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, कुछ भी बकवास लिख दोगे नंबर तो मिल ही जाएगा। बट कौन सा एडवर्टाइजिंग का मीडियम सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इसके लिए आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा। सर इंस्टाग्राम 250 ग्राम, 700 ग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, क्योंकि ये फोकट के हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए, तो लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टू द सिलेबस। सबसे पहले मेरा सीक्वेंस हो सकता है मिसमैच करे विद आईसी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स, बट सिलेबस में सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों, दैट वुड बी बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आईएससी का सबसे पहला चैप्टर है और सीबीएसई का ये चैप्टर नंबर 3 है। शायद आईएससी की बुक्स में ये चैप्टर आगे दिया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फर्स्ट है, हाँ, तो वहां पे फर्स्ट है। ये थोड़ा सीबीएसई ने बेवकूफी की हुई है, क्योंकि कायदे से ये फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, क्योंकि दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट चिल्ड्रन। ये आपको पढ़ना चाहिए इन 2 चैप्टर्स के पढ़ने के बाद। सीबीएसई वाले सोचते हैं बच्चे थोड़ा ब्रेक ले लें, ऐसा ब्रेक होता है कि सब भूल जाते हैं वो लोग। तो पहले मैं बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को ही जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले हम घर बनवाने पे ध्यान दें या उसमें एसी कौन सा लगना है उसका ध्यान दें? पहले घर बनवा लो, उसके बाद देखेंगे कि स्प्लिट एसी लगना है या विंडो। तो घर बनवाने की बात स्टार्ट हुई, पापा हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कितने बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, कितने फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। आप पक्का से बोले मेरे रूम में वो जनरल का एसी लगेगा। पापा कहेंगे बेटा तुम्हारा रूम ही नहीं है, तुमको गैराज में जगह दी जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बुक में यही सीक्वेंस दिया हुआ है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, तो सीबीएसई में पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस पढ़ाया जाता है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, और उसके बाद पढ़ाया जाता है व्हाट इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। बट हम पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद हम मैनेजमेंट को पूरा पढ़ लेंगे। इज दैट क्लियर? तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आप क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं जस्ट आपको क्लियर कर दूं समरी। व्हाट इज एनवायरनमेंट ये तो सबको पता है, हमारे अगल बगल का फ्लोरा फोना जो भी है दैट इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। बट वो ज्योग्राफी या क्लाइमेट या सो कॉल्ड एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में उसका मीनिंग है। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपको बिना पैसे खर्च किए सिगरेट पीनी है, सॉरी फॉर यूजिंग दिस स्लैंग फ्रेज इन द क्लास एज अ टीचर, तो आपको किस शहर में रहना चाहिए? नई दिल्ली में जाके। इतना पल्यूटेड शहर है, जितना सिगरेट नुकसान नहीं करती उससे ज्यादा यहाँ की हवा नुकसान करती है। सुना होगा बच्चों ने AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैंने 2 साल पहले धनौल्टी जगह विजिट की थी चिल्ड्रन, वहां पे AIQ 16 का था, और इलाहाबाद में नॉर्मली 275 होता है और दिल्ली में 700 प्लस रहता है। तो दिल्ली की हवा में सांस ले लीजिए,
फेफड़े के कैंसर के डॉक्टर के लिए आप नंबर 1 कस्टमर बनेंगे। तो इसीलिए पहाड़ी इलाकों के लोगों को एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स कम होती हैं, क्योंकि वो हमेशा स्वच्छ हवा का आदान प्रदान करते हैं। तो ये तो था हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, बट इन कॉमर्स सब्जेक्ट और बिजनेस स्टडीज वी विल बी स्टडिंग व्हाट इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है भाई? चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, तो मेरे को एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या पंच लाइन लिखनी है, मेरे दिमाग से अच्छा कौन सोच पाएगा? एआई सोच लेगा। समझ में आ गया? गवर्नमेंट कह रही है कि लोग लग्जूरियस कार्स पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, एसी पे बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, और वो खर्च करते रहेंगे लिकर पे भी, टोबैको पे भी, चाहे हम कितना टैक्स लगा दें। तो गवर्नमेंट जीएसटी कितना इंपोज करेगी बच्चों? 28%। गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई लोग टैक्स की चोरी अगर करें तो उनको 10 साल के लिए सजा दे दी जाए, ताकि लोग टैक्स की चोरी कम करें। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके बिजनेस को कवर करते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें टेक्नोलॉजी, लीगैलिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सब कुछ आता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये बातें आप कहां पे पढ़ेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट में। मैनेजमेंट का एक धमाकेदार तोड़ आपको आज देने जा रहा हूं, जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना भी होगा। मैनेजमेंट शब्द तो स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा होगा, चलो। तो सो कॉल्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? टू मैनेज men tactfully, टू मैनेज men tactfully। आपने पापा को बोला कि मेरे को एक बाइक लेके दीजिए, तब तो मैं पढ़ाई करूंगा, वरना मैं नहीं पढ़ाई करूंगा। अगर ये बात आपने 10th पास होने के बाद ही बोल दी होती, तो आपके पापा हो सकता है आपका 11th में एडमिशन ना कराते। आपने 12th क्लास में जुलाई के महीने में बात बोली है, पापा फंस चुके हैं, नहीं पढ़ेगा तो नालायक साल की फीस बर्बाद हो जाएगी मेरी। तो पापा ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए हार्ले डेविडसन बुक करा देते हैं। 25 लाख की हार्ले डेविडसन है, जिसकी बुकिंग फीस है 1 लाख रुपए, और डिलीवरी होगी 14 मंथ्स के बाद। आप बहुत खुश हो गए, आप बहुत खुश हो गए, बट पापा ज्यादा इंटेलिजेंट तो आप है नहीं। तो आपके पापा ने कहा 14 महीने में तो 12वीं पास कर ही जाओगे। समझ में आ गया? और उसके बाद पापा ने बुकिंग कैंसिल करा दी। 1 लाख रुपए में 500 रुपए कटे, 99,500 वापस आ गए। आपने पढ़ाई भी कर ली, पापा का सपना भी पूरा हो गया। तो पापा ने आपको टैक्टफुली टैकल कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मैनेजमेंट। आपके घर में एक झाड़ू पोछे वाली है, एक बर्तन वाली है। बर्तन वाली आई है, झाड़ू पोछे वाली नहीं आई है, तो मम्मी बर्तन वाली को क्या बोलेंगी? 50 रुपए ले लो, झाड़ू पोछा कर दो। समझ में आ गया? नहीं तो आपको बोलेंगे, फिर आपकी क्लास छूट जाएगी। तो व्हाट शी इज डूइंग चिल्ड्रन? शी इज डूइंग मैनेजमेंट बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैनेजमेंट टैक्टफुली, तो यहाँ पे मैन का मतलब बेसिकली सिर्फ इंसान नहीं होता बच्चों। यहाँ पे मैन की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, द फिजिकल एंड ह्यूमन बोथ द रिसोर्सेज। आई रिपीट चिल्ड्रन, फिजिकल एंड ह्यूमन बोथ द रिसोर्सेज, बट ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्स को ही मैनेज करना पड़ता है। तो आपके स्कूल में प्रिंसिपल भी क्या कर रही है? मैनेजमेंट। दो टीचरों की आपस में पट्टी नहीं खाती है, कोई बात नहीं, एक को दूसरे सेक्शन दे दी और एक को दूसरा सेक्शन, ताकि बच्चों का नुकसान एटलीस्ट ना हो। टीचर को टाइम टेबल दिया गया, बेचारे का पीरियड क्लैश कर गया, तो वो टाइम टेबल मेकिंग कमेटी के पास जाएगा और कहेगा कि भाई मेरा टाइम टेबल क्लैश कर रहा है, इसको ठीक कर दो। तो वो टाइम टेबल कमेटी भी क्या करेगी? मैनेजमेंट करेगी। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? ओनली अ वेल मैनेज बिजनेस कैन ग्रो। इंडिया में सबसे बड़े बिजनेस हाउसेस की अगर बात करें बच्चों, तो इट इज टाटा, इट इज रिलायंस एंड मेनी मोर। तो कैसे ये बिजनेसेस इतने बड़े हुए? क्या सिर्फ बिल्डिंग बन गई? नो। मैंने एक जगह यूट्यूब चैनल पे देखा था, मुकेश अंबानी जी के बारे में कुछ बातें कर रहे थे लोग। सवेरे 9:15 अपनी जितनी कंपनीज है, जियो हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जितनी भी बच्चों, सबके सीईओ से पूछते हैं कल तक की जो हमारे टारगेट थे, जो काम थे, वो कितने पूरे हुए, और आज के लिए हमने क्या नया टारगेट बनाया है। कल फिर उसके बारे में मीटिंग करेंगे। तो द सक्सेस इज हिडन इन व्हाट चिल्ड्रन? गुड अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ गया? क्योंकि बच्चे क्लास 12th के, 11th का तो सब कुछ पढ़ा होगा। अकाउंटिंग में 11th क्लास से बच्चों आपने गोलगप्पा पढ़ा था। व्हाट वाज दिस गोलगप्पा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जैसे अकाउंटिंग करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई एंटिसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड होगा, बट एंटिसिपेटेड गेन रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वैसे ही मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं बच्चों। बड़ा मजेदार चैप्टर है। थोड़ी सी बेइज्जती भी महसूस होगी कि सर साइंस के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने कॉमर्स के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बना दिए। तो प्लीज अपने आप को बेइज्जत मत महसूस करिएगा।
समझ में आ गया? एक लेवल पे आके सारी चीजें मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाती हैं। एक फार्मासिस्ट अगर बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं बनाएगा तो क्या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको बेच पाएगा? नो। तो एक फार्मा कंपनी की सक्सेस के पीछे एक साइकोलॉजिस्ट का भी हाथ होता है, एक फार्मासिस्ट का, केमिकल इंजीनियर का, एक एमबीए का, सबका हाथ होता है। क्योंकि मैं कितनी अच्छी दवाई बना लूं एज अ फार्मासिस्ट, बट अगर उसकी मार्केट अप्रोच एकदम बेकार है तो अच्छी दवाई भी बिक नहीं पाएगी। एक 2 कौड़ी की दवाई भी है और अगर मार्केटिंग बढ़िया हो गई, लोगों को बाई चांस रिजल्ट अच्छे मिलने लग गए, तो उसकी दिन दुगनी, शाम चौगनी, रात ऑक्टाकोर और भोर में क्वाड कोर तरक्की हो सकती है। जैसे वो रामदास वीर दवाई का नाम आपने सुना होगा, कोविड में आई थी ना रामदास वीर, क्या नाम था? अरे रेमडेसिविर 3900 एमआरपी थी, नॉर्मली 1700-1800 की बिकती थी, लोगों ने 1-1 लाख रुपए में इंजेक्शन उसका खरीदा। मेरे दोस्त की तबीयत खराब थी, 6 वायल्स हमने भी खरीदी थी उसके लिए, एक बच गई, कह रहा क्या करूं? मैंने कहा एक दिन बाटी चोखा बनवाओ, उसी मिला सब लोग खा लेंगे और क्या। अब इससे ऊपर क्या कर सकते हो? या तो एंट्री पास कर लो, पीएल अकाउंट डेबिट टू रामदास वीर। समझ में आ गया? तुषार जी, हार्दिक जी, कोई क्वेरी इन बातों पे अभी तक? नो सर। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों, क्लियरली अंडरस्टूड। चलिए, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप 2 तरह के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे बच्चों, एक होंगे जनरल प्रिंसिपल्स और एक होंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की संख्या कम है और जनरल प्रिंसिपल्स की संख्या उतनी ही है जितना राम जी का वनवास था। कितने साल का वनवास था? 14 साल का। और ये एकदम आसान है, इसमें से एक प्रिंसिपल तो मैं आपको अभी समझा सकता हूं। आपके घर में किचन होगा, चिकन बने ना बने किचन जरूर होगा, व्हाट इट क्लियर? किचन से डाइनिंग एरिया शुड बी नियर और वेरी फार ऑफ? वेरी गुड, समझ में आ गया। क्यों? ताकि किचन में सामान बन रहा है तो डाइनिंग एरिया तक कम टाइम वेस्ट करते हुए वो पहुंच जाए। इज दैट क्लियर? वैसे ही अगर मैं बात करूं कि मम्मी ने किचन में जहां पे गैस रखा है, व्हाट इट क्लियर, उसी के बगल में चकला बेलन होगा या चकला बेलन 200 किलोमीटर दूर रखा है? उसी के बगल में। समझ में आ गया? तो वैसे ही जब आप किसी वर्कशॉप पे जाते हैं बच्चों, तो जो मैकेनिक होता है अपना टूल बॉक्स अपने साथ रखता है या 10 मीटर दूर रखेगा? साथ रखेगा, ताकि आने जाने में जो उसका टाइम हो वो कम से कम लगे, ज्यादा ना लगे। मैं भी अपना अटेंडेंस रजिस्टर, अपना लैपटॉप, अपना डिजिटाइजर अपने अगल बगल रखूंगा या बहुत दूर रखूंगा? अगल बगल। तो इन सब चीजों को आप टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, इन सब में पढ़ेंगे। बैंक कभी आप लोग गए होंगे, आपने देखा होगा एक्स अंकल जो कैश काउंटर पे बैठे थे, अगले महीने वो दूसरी जगह बैठ गए हैं, और वाई अंकल जो दूसरी जगह बैठे थे उनको कहां बैठा दिया गया है? कैश काउंटर पे एक्स अंकल की जगह। क्यों ऐसा किया जाता है? नहीं, मैनेजमेंट तो वैसे भी हो सकता है। चोरी ना करे। अरे कैसे चोरी कर लेगा? मान लीजिए मैं और आप बैंक में जॉब करते हैं, ठीक है, मैं हूं सो कॉल्ड एक क्लर्क और आप हैं कैशियर, हमारी पोस्ट सेम है, नाम अलग अलग है। तो मैनेजर ने रूल बना दिया बैंक के अंदर कि 15 दिन मैं कैश काउंटर पे बैठूंगा, आप क्लरिकल वर्क करेंगे, पेपर वर्क, फाइल वर्क, और अगले 15 दिन उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? बोर ना हो जाए, मोनोटोनस ना हो जाए। समझ में आ गया? ये भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। तो 2 महान आत्माएं थी इस दुनिया में बच्चों, एक कपड़ा सिलवा रहे थे जिनका नाम सो कॉल्ड रख दिया गया FW टेलर, और एक बहुत फेवर करते थे मेरा, उनका नाम रख दिया गया हेनरी फ्योल। तो इन 2 साइंस ग्रेजुएट्स ने ही ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए। एक भाई साहब फैक्ट्री को फोकस करते थे और एक ऑफिस को फोकस करते थे। तो ऑफिस को फोकस करने वाले जो भाई साहब थे उन्होंने जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए और फैक्ट्री वालों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए। नायक मूवी देखी आपने? उसमें अनिल कपूर जी का एक डायलॉग था कि हर मिनिस्ट्री में 2 लोग होंगे, एक बूढ़ा इंसान, बूढ़ा नेता जिसका तजुर्बा एक्सपीरियंस काम आएगा, और एक यंग जो दौड़ दौड़ के काम करेगा। वही चीज यहाँ पे भी है। अगर मेरे को अपने बिजनेस में प्रमोशन देना है तो मैं ओल्ड एज पर्सन को प्रमोशन दूं या जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसको प्रमोशन दूं? उसको भी प्रमोशन दे और ओल्ड एज पर्सन को सो कॉल्ड प्लानिंग कमेटी में डाल दिया जाए। जैसे LK अडवाणी जी ने बहुत काम किया देश के लिए, क्या उनको भूल जाएं? बट एज इतनी हो चुकी है, पता लगा घर से PMO तक आते आते ही लटक लिए रास्ते में, तो भाई उनको भारत रत्न दे के घर में बैठा दिया गया है। कुछ खास मुद्दों पे मोदी जी जब मेरे से सेटिस्फाई नहीं होते हैं बातचीत करने में, तो अडवाणी जी से जाके विचार कर लेते हैं। समझे बात को कि नहीं समझे? समझ में आ गया? तो अभी जैसे उनको कुछ भी पूछना होता है तो पहला फोन मेरे को करते हैं वो मोदी जी, मतलब मेरा फोन नहीं उठता तो अमित शाह जी को फोन मिला लेते हैं। अब कुछ साल बाद जब ये लोग बूढ़े हो जाएंगे बच्चों तो दूसरे नेता आएंगे। समझ में आ गया? तो ये सारा मैनेजमेंट में आपको पढ़ाया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, थोड़ा लेंदी भी है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कितने तरह की प्लानिंग होती है, प्लानिंग के मेरिट्स, फीचर्स एंड ऑल दैट। अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए थिंग्स शुड बी वेरी 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 वेल ऑर्गेनाइज्ड। अभी रिसेंटली बच्चों इलाहाबाद में हमारा जो मैकडॉनल्ड्स था ना प्रयागराज सिटी में, वो मैककैफे हो चुका है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि मैकडॉनल्ड शब्द जो लोगों की आत्मा में बसा है वो बर्गर को लेके बसा है बस। बट अब वो चाहते हैं हमारा बिस्किट, सॉरी बिस्कुट, कुछ लोग नहीं समझ पाते, बिस्किट जिसको अंग्रेजी में महंगा बेचना तो कुकीज बोल दिया जाता है। अब बच्चे कहेंगे सर बिस्किट में या कुकीज में कोई फर्क होता है? हाँ बच्चों फर्क होता है। जिसमें आपको वो चोको चिप और कुछ ये सब नजर आता है ना, दैट इज प्रैक्टिकली अ ठुकी कुकी पुक्की कुछ भी वो कुकी होती है। और जिसमें ऐसा कुछ इनबिल्ट डिजाइन नहीं हो, दैट इज सिंपली अ बिस्किट या बिस्कुट बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं बिस्कुट कुत्तों को खिलाया जाता है, कुकीज इंसान खाते हैं। समझ में आई बात की नहीं? खैर चलिए, हिंदुस्तानी वर्जन दोनों का एक ही है, इंसान और कुत्ते का नहीं, बिस्किट और कुकीज का। तो अब मैकडॉनल्ड कह रहा है कि कैसे अपने आप को और सो कॉल्ड बढ़ावा दें, तो उन्होंने मैकैफे नाम रखा ताकि वो एक कैफेटेरिया की पहचान में आ जाए। और अभी रिसेंटली मैंने जब 2-3 महीने पहले विजिट किया तो आई डिडंट फाइंड मेनी काउंटर्स देयर। उन्होंने कायोस्क स्क्रीन लगा दिया है कि उसी पे लोग सेलेक्ट करें चीजों को और ऑर्डर दे दें। करना क्या चाह रहा है मैकडॉनल्ड्स? मैकडॉनल्ड्स अपनी कॉस्ट को कम करना चाह रहा है, क्योंकि वो कायोस्क मशीन थकेगी नहीं, वो होली दिवाली धनतेरस ईद बकरीद की छुट्टी नहीं मांगेगी, उसको कोई बोनस नहीं चाहिए, रात दिन 24 घंटे काम कर सकती है। यस और नो? तो पहले उनके पास सिर्फ ऑर्डर लेने वाले 5 लोग होते थे, अब ऑर्डर लेने वाला सिर्फ एक आदमी है। धीरे धीरे लोग सीख जाएंगे, एजुकेट हो जाएंगे, और कुछ तो बेवकूफ भी बनते हैं, ज्यादा ऑर्डर करके ज्यादा पैसा दिया जाके, उनको तो भाई रेवेन्यू ग्रो करना है। तो दिस इज नेम्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑर्गेनाइजिंग। इतने लोगों को रखा जाए जितने में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए। तो पता लगा एक स्कूल में एमएससी पास को बोला तुम क्लास 3 के बच्चे को साइंस पढ़ाओगे, समझ में आ गया? और एक एमटेक को बोला गया कि तुम क्लास 12 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओगे। इज दिस करेक्ट वे ऑफ रिक्रूटमेंट चिल्ड्रन? नो नो नो। एमएससी वाले को बोले कि तुम क्लास 12 को पढ़ाओगे, और एमटेक वालों को बोले कि आप अप्लाइड नॉलेज दीजिए कि आईटी जेई में क्वेश्चन कैसे बनता है। वो एमएससी वाले से बेटर कौन बता पाएगा? एमटेक वाला, क्योंकि उसने तो जेई का एग्जाम भी दिया होगा ना। तो एक टीचर इनकम टैक्स का टैक्स पढ़ा बहुत अच्छा सकता है, बट नॉट नेसेसरी कि आपकी टैक्स की प्लानिंग करवा दे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छी करा देगा, बट जरूरी नहीं कि वो आपको टैक्सेशन की पढ़ाई भी करा दे। तो किस पर्सन को किस जॉब के लिए किस जगह पे रखा जाए, दैट इज नोन एज व्हाट? स्टाफिंग। और स्टाफिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको स्पेशल 26 पिक्चर का रेफरेंस दूंगा। आपने देखा होगा अक्षय खन्ना जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर में कि हमको कुछ लोग चाहिए, जो वो बैंक लूटने जाते हैं, और फिर फर्जी लोगों को नौकरी देते हैं कि भाई फर्जी आईएएस ऑफिसर या बनाया जाएगा इस तरह से। तो पूरा प्रोसेस किस चीज का था? दैट इज फॉर स्टाफिंग ओनली। देयर आफ्टर आपकी मम्मी और आपके पापा आपको घड़ी घड़ी घर में टोकते होंगे। दे आर नॉट टोकिंग यू, दे आर एक्चुअली डायरेक्टिंग यू। समझ में आ गया? हर दूसरे तीसरे पीरियड में मेनी अ टाइम स्कूल में आपके टीचर्स को इंस्ट्रक्शन आता होगा, तो व्हाट द ऑफिस एंड द प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट इज डूइंग? डायरेक्टिंग। नया सर्कुलर आ गया काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से, या सीबीएसई से, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, कि भाई आपके स्कूल में कितने बच्चे 18 ईयर्स प्लस के हैं बताइए। ये अभी लास्ट ईयर इंडिया में 2023 में किया भी गया था, क्योंकि हर बच्चा तो 17 साल का नहीं होगा ना, कुछ हैंडफुल 10-15% तो 18 साल वाले होंगे। तो स्कूल में रहते हुए उनका इलेक्शन कमीशन का वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, और अभी जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट दे सके। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा जब वोट लोग देंगे तो सिलेक्शन ऑफ द अपकमिंग गवर्नमेंट वुड बी मच फेयर एक्चुअली। समझ में आ गया? तो ऑल दिस इंस्ट्रक्शन पासिंग इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? डायरेक्टिंग। घर में मैगी बनाई होगी आप लोगों ने, चाय कम बनाई होगी आपने, तो जब चाय को उबाला आता है तो हम गैस में वो क्या कर देते हैं, उसको रेगुलेटर को सिम कर देते हैं, फिर हीट चाहिए तो उसको क्लॉकवाइज लेफ्ट से राइट मोड़ते हैं। व्हाट वी आर डूइंग? कंट्रोलिंग। टारगेट रखा था 2000 यूनिट्स पर मंथ बनाने के लिए। 3 महीने में कितना आउटपुट होगा बच्चों? 6000। अगर आउटपुट 5800 हो गया, चिंता का विषय है। 6800 हो गया, ये भी चिंता का विषय है। सर किस तरह की चिंता? ज्यादा प्रोड्यूस अगर हो गया बच्चों, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, प्राइसेस विल गो डाउन। कम प्रोड्यूस अगर हुआ और बाजार में डिमांड स्टिल है,
तो क्या आप उतना प्रॉफिट कमा पाएंगे व्हाट यू हैव थॉट ऑफ? एब्सोल्युटली नॉट. दैट्स व्हाई इट इज नीडेड टू परफॉर्म व्हाट? कंट्रोलिंग. तो ये सारे के सारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के. चिल्ड्रन, इनके बगैर मैनेजमेंट होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. और इसका एक कोड वर्ड भी बनता है जिसको आप बोलते क्या है? POSDC. और इसमें बच्चों दो चीजें और हैं जो आपको नहीं पढ़ाई जाती. वन इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग एंड अदर इज कॉल्ड एज बजटिंग. तो रिपोर्टिंग बजटिंग भी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट है. तो पूरा मिला के पॉट्स क्रॉप बनता है. मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, बट ये 12th के सिलेबस में नहीं है. ग्रेजुएशन में जब आप एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो यू विल बी स्टडिंग रिपोर्टिंग ऑल्सो एज वेल एज बजटिंग ऑल्सो. समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई लोगों को? चलिए, चैप्टर नंबर 9th और 10th ये उन बच्चों के लिए बड़ा ही आसान होगा. एक्चुअली 10th नॉट 9th. बड़ा ही आसान होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेरे क्लास 11th के प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल लिटरेसी के लेक्चर्स अटेंड किए थे. तो जो आपने फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ा था उसका 15 से 20% पोर्शन फाइनेंशियल मार्केट्स का था. स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कैसे स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, कैसे हम सो कॉल्ड अपने बिजनेस के लिए फंड्स का डिसीजन लेते हैं, कहां से पैसा आएगा, कहां पे पैसा खर्च होगा, कितना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, कितना पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए. दिस ऑल विल बी टॉक्ड वेयर चिल्ड्रन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मैकडॉनल्ड्स चिल्ड्रन एक जगह पे लोकेटेड है जिसका मंथली रेंट 5 लाख रुपए महीना है. और इनको पता है कि हमको तो बिजनेस अभी बहुत साल करना है. तो आर दीज पीपल इडियट्स दैट दे आर पेइंग रेंट? दे शुड बाय द प्रॉपर्टी इंस्टेड. यस और नो? इन्होंने सोचा कि प्रॉपर्टी कितनी की, तो पता लगा प्रॉपर्टी का जो प्राइस है जिसका हर महीने 5 लाख किराया दे रहे हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस 10 करोड़ रुपीस. तो ये 10 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीद लें या किराया देते रहे? खरीद लें. बट इन्होंने क्या सोचा, अगर इस 10 करोड़ रुपए को सिंपली बैंक की एफडी में लगा दिया जाए तो 7% इंटरेस्ट तो शायद मिल ही जाएगा. 10 करोड़ का 7% कितना होता है चिल्ड्रन? 70 लाख. और अगर 5 लाख किराया भी देना पड़ रहा है तो 60 लाख तो देना पड़ेगा. हमारा 10 लाख तो एक तरह से बच गया और 10 करोड़ रुपए पूरा का पूरा सेव्ड है. और इस 10 करोड़ में कितनी ब्रांचेस सेटअप कर लेंगे उससे कितना प्रॉफिट हो जाएगा. बट हर जगह ऐसा नहीं है. अगर इनको लग रहा है कि भाई यहां पे बिजनेस 100 साल तक करना है और आने वाले टाइम पे प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हो सकता है वहां पे प्रॉपर्टी को परचेज भी कर ले. तो एक इंसान सोचता है कि घर खरीदूं या किराए पे रहूं. जब पता है कि हमें रहना है, हमारी अगली जनरेशन को रहना है, उसको भी रहना है, तो वी प्लान टू बाय. बट जब आप 12th के बाद कई बार पढ़ने जाएंगे कि आपके पापा 2 BHK का फ्लैट खरीद लेंगे आपके लिए, वो पहले कहेंगे भाई हॉस्टल में रह लो, फिर उसके बाद जॉब जहां पे होगी रेंट पे घर ले लेना. परमानेंट पता लग गया कि न्यूयॉर्क सेटल होना है तो आप वहां पे घर खरीद लेंगे. तो ये सारी बातें बिजनेस के पर्सपेक्टिव में आप किस में पढ़ेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. तो सम बिजनेसमैन थिंक कि लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, चलो प्रॉपर्टी परचेज कर लो. सम बिजनेसमैन थिंक कि भाई भरोसा नहीं है कि प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, पता नहीं बिजनेस यहां करेंगे कि नहीं करेंगे, तो दे वुड बी प्रेफरिंग टू पे व्हाट चिल्ड्रन? वो रेंट पे करेंगे. समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? चलिए, देयर आफ्टर मार्केटिंग क्या होता है? कुछ लोगों को लगता है कि सामान खरीदना और बेचना इज नोन एज मार्केटिंग. ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है. मार्केटिंग का मतलब एक प्रोसेस जो स्टार्ट कब होता है? क्या दिया जाए आईफोन 17 में? सर अभी तो 16 ही नहीं आया. ये आप थोड़ी सी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं. आईफोन 16 का लॉन्च अगस्त सितंबर में शेड्यूल्ड है 2024 में, और उसकी रोबस्ट टेस्टिंग चल रही है. मतलब भयंकर टेस्टिंग चल रही है कि वो हर एनवायरनमेंट में सही तरीके से काम कर पाएगा या नहीं. सर कहाँ चल रही है टेस्टिंग? हमने तो देखा ही नहीं बाजार में, हमारी आपकी हैसियत ही नहीं उसको देखने की. तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के सो कॉल्ड सीनियर एम्प्लॉइज को 1000-2000 पीसेस बनाकर 50 पीस माइक्रोसॉफ्ट वालों को दे दिए, 100 पीस रिलायंस वालों को दे दिए, 200 पीस एयरटेल वालों को दे दिए, जो उनके फील्ड वर्कर्स होते हैं अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, कि आप टेस्ट करिए कि मोबाइल कैसा है. और फिर अगर टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा जुलाई मिड या अगस्त मिड से, और सितंबर में इसकी लॉन्चिंग और अक्टूबर में अराउंड दीपावली इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी. तो अभी कंपनी काम किस पे कर रही है बच्चों? आईफोन 17 की डिजाइनिंग चल रही है अभी. गॉट इट क्लियर? कि अगले साल 2025 में आईफोन 17 में क्या क्या आपको दिया जाए. तो ये है मार्केटिंग प्रोसेस. राइट फ्रॉम द स्टेज व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड इन द मार्केट
टिल आफ्टर सेल सर्विस। गधा मत समझ लीजिएगा, समझ में आ गया। तो मारुति की एक कार है ना बच्चों, एस्प्रेसो, एस्प्रेसो गाड़ी आपने देखी होगी, लॉन्च अभी हुई है 2020 के आसपास, बट वो 2015-16 से बन के रेडी थी। अलग अलग टेरेन्स में उनको चलाया जा रहा था, पहाड़ में क्या इफेक्ट है इसका, प्लेन एरिया में क्या है, साउथ इंडिया में कैसा काम करेगी, लद्दाख में कैसा काम करेगी। उसके बाद जब कंपनी को लगता है हाँ गाड़ी बहुत अच्छी है, तब इसको रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को दिया जाता है टेस्ट करने के लिए, देन दे सर्टिफाई, और उसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो थॉट प्रोसेस जिस दिन आया कि ये बनाना है, ऐसा काम किया जाए, मार्केटिंग वहां से स्टार्ट होती है और खत्म कहां पे होती है, आफ्टर सेल्स सर्विस। प्रोडक्ट खरीदते ना आप कि भाई इसकी 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी, तो वारंटी भी ठीक से आपको सर्विस दे दी जाए, वहां तक मार्केटिंग चलती है बच्चों। इसमें रॉ मटेरियल की बाइंग, फैक्ट्री का प्लांट लोकेशन, कैसे फाइनेंस में आप इसको खरीद सकते हैं, कहां पे आप इसकी सर्विसिंग करा सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर होता है। इट इज नोन एज व्हाट, मार्केटिंग। मारुति का वो एम वाला सिंबल आपने देखा होगा बच्चों, उसे ब्रांड नेम बोलते हैं कि ट्रेडमार्क बोलते हैं कि लोगो बोलते हैं। एग्जाम में फोटो बन के आएगी और आपको उस फोटो को देख के बताना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें जिसको आप जनरल लेते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। और मोहल्ले का दूध वाला पानी मिलाए बगैर तो दूध बेचेगा ही नहीं, तभी शायद बच्चे आजकल के पनप नहीं पाते हैं। व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन? आपने प्रोडक्ट खरीदा, अभी मैं Amazon वालों के ऊपर एक केस फाइल करने वाला हूं। सर किस बात का केस? मैंने Amazon वालों को ऑर्डर किया था, घर वालों ने देखा था मतलब, और बोला था कि वो लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर था, उसको ऑर्डर कर दो। प्राइस वॉज 499 MRP, और Amazon का जो सेलर था ही वॉज ऑफरिंग एट 278। बाकी किसी भी पोर्टल पे 350 से कम का नहीं था, और मेरे को पता था ये आएगा नहीं। वो Amazon का सेलर सिर्फ इसलिए प्राइस दे रहा था ताकि हम और भी प्रोडक्ट प्लेस करें। तो 278 रुपीज में मैंने इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया, और ये ऑर्डर प्लेस किया था 12-13 फरवरी 2024 को बच्चों, और आज तक ये मेरे को डिलीवर हुआ ही नहीं। Amazon से मैंने 10 बार कॉल किया, तो कह रहे सर आप कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दिए। मैंने कहा व्हाई शुड आई कैंसिल, क्योंकि अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मेरी क्रेडिट रेटिंग Amazon के पोर्टल पे खराब होगी। अब आप कहेंगे सर ये क्या कहानी है? आप 2 बार सामान कैश ऑन डिलीवरी मंगवाइए और रिजेक्ट कर दीजिए, तीसरी बार आपके Amazon ऐप पे किसी भी चीज का कैश ऑन डिलीवरी आपको नजर आएगा ही नहीं। फिर आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। सर क्या सुंदरकांड का हवन कराना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, आपको 2 4 5 ऑर्डर्स सो कॉल्ड प्रीपेड मंगाने पड़ेंगे, तब कैश ऑन डिलीवरी फिर से स्टार्ट होगा। और सर अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ना तरीका आपको, दूसरी मेल आईडी से Amazon लॉगिन कर लीजिए, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक रिस्ट वॉच खरीदी गई थी, परसों के लेक्चर में मैं थोड़ा शॉर्ट लेके गया था, मैंने कहा था इसके ऊपर एक केस स्टडी बनेगी। वो रिस्ट वॉच रिप्लेसमेंट के लिए दी गई, और रिप्लेसमेंट उसका आया नहीं, और दलिद्र एजेंट ने लिख दिया वेरिफिकेशन एक्सचेंज फेल्ड, मतलब एक्सचेंज पे जो वेरिफिकेशन होता है फेल हो गया, और कमेंट लिख दिया कि इनकी रिस्ट वॉच में चार्जिंग केबल वॉज मिसिंग। तो मैंने Amazon को कंप्लेन किया कि भाई ये झूठ बोल रहा है आपका पर्सन, चार्जिंग केबल मेरे पास है, मैंने फोटो खींच के भेज दी, सीरियल नंबर भी थोड़ा जूम करके। तो Amazon ने कंफर्म किया नहीं आपकी गलती नहीं है, हम एजेंट की बैंड बजाते हैं जरा। तो उसके बाद फिर दूसरा एजेंट आया और वो मेरे सामान लेकर चला गया। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। तो ऐसी बहुत ढेर सारी केस स्टडीज मेरे पास हैं। तो ये सारी बातें आपको कहाँ पढ़ाई जाएंगी बच्चों? हाँ, कंज्यूमर को बेवकूफ मत समझिए, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। लास्ट ईयर ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था, एयरटेल का केबल कट गया बच्चों, 2 दिन के लिए संपूर्णतः इंटरनेट बंद था हमारे घर पे। वो तो मेरे पास जियो का भी नेटवर्क है तो मैंने उससे क्लासेस ले ली थी, बट 2 दिन तक जब नेटवर्क कटा रहा, तार कटी रही, तो मैंने कॉल किया हेल्पलाइन पे तुरंत। पता है मेरे क्या बोलते हैं? सर जहां पे मॉडेम लगा है स्विच को ऑन ऑफ करिए। मैंने कहा जब केबल कटी है, करंट ही नहीं आ रहा भैया, कानपुर यूनिवर्सिटी से MSc करके गए थे क्या नौकरी करने? कह रहे सर एक बार ट्राई कर लेना, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे जब करंट ही नहीं आएगा, तार कटी कहां से ऑन ऑफ होगा? क्या अच्छा है सर, मैं सर समझ गया। 24 घंटे हो गए, मैंने 50 कंप्लेन फाइल की, चल रहे हैं, काम नहीं बना। फिर मैंने सो कॉल्ड बिहार सर्कल को कांटेक्ट किया, वहां से मेरे को applet.up.east करके एक मेल आईडी मिली। भयंकर मेल मैंने आप लिखी, दिखाऊंगा आपको मेल। और मैंने मेल में ये लिखा कि मैंने वायर जुड़वाने के लिए 200 रुपए दिए सो कॉल्ड किसी पर्सन को, प्राइवेट टेक्नीशियन को, क्योंकि आपके टेक्नीशियन के पास ओवरलोड ऑफ वर्क था जो उसने मेरे को बोला, और तब जाके मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ। तो मेरे को 200 रुपए का रिम्बर्समेंट दिया जाए। मैंने दिया तो 2 रुपए भी नहीं था उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 200 + 18% GST
236 रुपए का रिएम्बर्समेंट देते हैं और 16 दिन आपकी प्लान की वैलिडिटी को बढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। जब मैं लेक्चर लूंगा, आप मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का रिकॉर्डेड वीडियो है बिजनेस स्टडीज कॉमर्स की प्लेलिस्ट पे, आप देखिएगा, मैंने ईमेल आईडी डिस्प्ले की हुई है स्क्रीन पे। तो मैंने उनसे 236 रुपए वसूल लिए। समझ में आ गया? बिकॉज आई एम एन अवेयर कस्टमर। व्हाट? अवेयर कस्टमर। तो अगर आप अवेयर हैं तो आप पुंगी बजा सकते हैं, बैंड बजा सकते हैं शॉपकीपर की। शॉपकीपर आपको परेशान नहीं कर सकते। घर से कुछ लोग कॉकरोच ले जाते हैं, रेस्टोरेंट में सब्जी मंगवाते हैं, आधी खा के फिर कॉकरोच डाल देते हैं उसके अंदर। बट आप फंस जाएंगे क्योंकि रेस्टोरेंट में कैमरा लगा हुआ है, वो पहचान जाएगा कि आपने कॉकरोच डाला है। तो खैर, ऐसी चीटिंग नहीं करनी चाहिए आपको। बट मेनी अ टाइम्स व्हेन यू फील लाइक कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपके साथ चीटिंग की गई, तो आपको हथकंडे बताऊंगा कैसे आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू अपनी आवाज उठानी है और अपने सेलर से पूरा बदला लेना है। समझ में आ गया? तो चैलेंज मेरा ये रहेगा, पूरे कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में इतना ज्ञान दे दूंगा शायद उतना किसी वेल क्वालिफाइड एमबीए के पास भी नहीं होगा जाके। तो इसलिए आपको लेक्चर रेगुलरली अटेंड करने हैं। नोट्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। एक चैप्टर के नोट्स आपके सामने है, इस तरह के पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ये सारी बातें मेरी पीपीटीज में भी आपको मिलेंगी। तो पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, दैट विल बी टाइटल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो लेट मी ओपन द पीपीटी चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। चलिए, पीपीटी आपके सामने आ गई है बच्चों, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा और ये है आपके सामने। तो पीपीटीज में जो कंटेंट लिखा है ये पूरा आपको नोट में मिलेगा, प्लस आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाएंगे। कैसे? आप हर पॉइंट को, सो कॉल्ड हेडिंग को अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे एंड देयर आफ्टर मैं आपको 3 पेज का लीफलेट दूंगा 8 महीने के बाद, जिसमें पूरा कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज का पॉइंट वाइज सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो अपने रूम में उसको टांग लीजिएगा। चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से देता रहूंगा, बाकी समरी बाद में भी दे दूंगा। तो सवेरे उठेंगे तो 4 बार उसको झांक लेंगे आप से। व्हाट इट? तो आई वांट कि सब लोग अपनी कॉपी ओपन कर लें और सबसे पहली हेडिंग कॉपी में डाल लें, व्हाट? बिजनेस एनवायरनमेंट। वेरी क्विकली, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज कैन आस्क। चलिए, सो वील बी स्टार्टिंग द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और सो कॉल्ड अगर आपने इंपॉर्टेंस समझ ली तो आपको बच्चों इंडिया में अंबानी और अडानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो इनको ठीक से समझ ले। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है? प्रेजेंट गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करती है, रेड टेपिज्म में कम विश्वास रखती है। रेड टेपिज्म मतलब घूसखोरी वगैरह। पुरानी गवर्नमेंट्स घूसखोरी में ज्यादा विश्वास रखती थी, तो उन गवर्नमेंट्स को लोग बिजनेस चलाते थे घूस देके, इन गवर्नमेंट्स के साथ लोग बिजनेस चलाते हैं उनको अच्छा आइडिया देकर। समझ में आया कि नहीं आया? बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा पर्सपेक्टिव डायमेंशन होता क्या है, इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है और गवर्नमेंट पॉलिसीज का बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको अगर याद हो मेरा एग्जांपल, व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बच्चों ऑन 1 जनवरी 2017, रेस्टोरेंट के खाने पे कितना जीएसटी लगा था पता है आपको? 18%, जिससे रेस्टोरेंट का फूड बहुत महंगा हो गया, क्योंकि पहले रेस्टोरेंट पे 5% का सर्विस टैक्स लगा करता था। लोगों ने रेस्टोरेंट जाना कम कर दिया, रेस्टोरेंट की सेल कम हो गई, सरकार की कलेक्शन भी टैक्स की कम हो गई। मेरे को फोन किया अरुण जेटली जी ने, क्या किया जाए? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने क्या किया जाए? आपने काम ही गलत किया है। वापस से, मैं मजाक कर रहा हूं, मेरे पास कोई फोन नहीं आया था, पता लगा लोग अपना सोर्स लेके पहुंच जाएं कि सर आपकी मोदी जी से जान पहचाने बता दीजिए। ओके, तो अब उन्होंने वापस से जीएसटी कितना कर दिया? 5%। घर की लेडीज पहले कपड़े धोती थी वॉशिंग मशीन में, और वॉशिंग मशीन पे जीएसटी पता है कितना था बच्चों? 28%। पता है नालायकों को मेरे से कोई दुश्मनी थी। द डे आई परचेज द वॉशिंग मशीन अप्रोक्सीमेटली 5 years बैक, 6 महीने बाद ही इस पे जीएसटी रिड्यूस करके 18% कर दिया। मेरे 2-2.5 रुपए का चूना लग गया। समझ में आ गया क्यों गवर्नमेंट ने वॉशिंग मशीन पे सो कॉल्ड टैक्स कम किया? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ताकि लेडीज को ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंस दिया जाए और हमें वोट मिल जाए। तो जीएसटी के कम होने से वॉशिंग मशीन पे टैक्स, मतलब प्राइस कम हो गया। ईवीज पे टैक्स 5% का और पेट्रोल व्हीकल पे 28% का। तो जब ये सब इंपैक्ट कंट्री में आएगा बच्चों, कुछ बिजनेसेस प्रमोट होंगे और कुछ बिजनेसेस डिमोट हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आप पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट प्रैक्टिकली होता क्या है।
ये सारी स्लाइड बड़ी इंटरैक्टिव हैं, देखने में बड़ा मजा भी आएगा आपको, उसमें लोग लात वात भी खाते हुए नजर आएंगे। सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। मेरा नौकर भाग गया, सॉरी ये बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल है। गवर्नमेंट ने मेरे प्रोडक्ट पे जीएसटी कम कर दिया तो सामान सस्ता हो जाएगा और पब्लिक उसको ज्यादा खरीदने लग जाएगी। दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, एंड इसे आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा गलत लिखा है बच्चों, सरकार में ठीक ठाक जान पहचान हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के उनको पैसा दे दीजिए, आप सब कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ गया? मैं चाहता हूं कि मैं सो कॉल्ड एआई ड्रिवन कार इंडिया में बना रहा हूं, और मेरी एआई ड्रिवन कार पे गवर्नमेंट जीएसटी रखे 2% का, वेराज बाकी इस तरह की गाड़ियों पे जीएसटी कितना है? 5%। मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं कि मेरी कार पे अगर टैक्स कम होगा तो मेरी कार की प्राइस भी कम होगी। सरकार कह रही है आपके लिए हम ये क्यों काम करें? अरे हमने 3,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, आपको दे देंगे ताकि आपकी पार्टी को चंदा मिलेगा तो आप इलेक्शन में बढ़िया खर्च करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे और जीत जाएंगे, फिर 5 साल आप नेतागिरी करेंगे। तो गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि हमने गवर्नमेंट की हेल्प की हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखा जरूर है आउटसाइड द कंट्रोल बट इट कैन बी कंट्रोल। एग्जाम में ना लिख के चलेगा, 0 मिल जाएगा, फेल हो जाएंगे। जैसे केजरीवाल परेशान है, आपके पापा मम्मी परेशान हो जाएंगे। ओके, तो एग्जाम में यही गलत सलत चीजें लिखनी है जो टेक्स्ट में पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ इज बिट डिफरेंट। तो गांधी जी की छपी हुई फोटो ले जाइए लोगों के पास, जहां पे गवर्नर साहब की चिट्ठी लिखी होती है, आई प्रॉमिस टू पे सम। आप सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। शाहरुख खान जी मेरे फेवरेट हीरो तो नहीं है बच्चों, बट एक रईस मूवी आपने देखी होगी, और उसमें वो अपने गांव की, सॉरी अपने मोहल्ले की औरतों को बैग बनवाते हैं और उसमें लिकर बॉटल सप्लाई करते हैं, तो मोहल्ले बड़े फेमस हो जाते हैं। रॉबिनहुड एक तरह के यही करते थे, रईसों को लूटते थे और गरीबों की सेवा करते थे। तो दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सोशल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को रेगुलेट करे, दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिकल। सैमसंग वालों ने मोबाइल लॉन्च किया और नए एप्लीकेशन को क्या नाम दे दिया? गैलेक्सी एआई। मोबाइल बढ़िया काम करने लग गया। विच टाइप ऑफ फैक्टर इज दिस? टेक्नोलॉजिकल। समझ में आ गया? और ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो एग्जांपल दिया था बच्चों, पॉलिटिकल। समझ में आ गया? 2 लाइन की डेफिनेशन झटपट लिख लीजिए, जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो मैं डेफिनेशंस कम लिखूंगा। समझ गया चिल्ड्रन? बी क्विक। चलिए बच्चों, इसीलिए कहता हूं काफी चीजें आपको लाइव क्लास में मिलेंगी, इंपॉर्टेंटली जो रिकॉर्ड्स पे भी नहीं होंगी। तो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है, ये मैंने आपको बताया था मेरे नोट्स में, बहुत अच्छी चीज है ये। रिड्यूसेस व्हाट चिल्ड्रन? ये कोड वर्ड टेक्नोलॉजी होती है, इससे आपको कंटेंट रखने में बहुत आराम मिल जाता है, सर्च इट बनाने में बहुत आराम मिल जाता है। गॉट इट क्लियर? तो टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग चिल्ड्रन। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो बिजनेसमैन बहुत खुश होता है, किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो बिजनेसमैन बहुत दुखी होता है, क्योंकि बीजेपी क्या करती है? बिजनेसमैन को बढ़ावा देने के लिए काफी पॉलिसीज बनाती है, बट दूसरी गवर्नमेंट अपनी जेब भरने के लिए पॉलिसी बनाती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, आप जिन चीजों को कंट्रोल कर पाए वो इंटरनल फैक्टर्स, दे आर नॉट बिजनेस एनवायरनमेंट। जिसको ना कंट्रोल कर पाए, द एक्सटर्नल वंस, इट इज एक्सटर्नल फोर्स, यही बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। जीएसटी रेट मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, बट मेरे एम्प्लॉय का ऑफिस आने जाने का टाइम क्या होगा वो मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर के बाहर की सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट, अंदर तो आपकी बोली हुई बात आपके घर की बिल्ली नहीं सुनती है। इज दैट क्लियर? इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम चिल्ड्रन। जमाना था जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता था, अब मैं अपने सो कॉल्ड जुबान का प्रयोग करता हूं, डिक्टेट कर देता हूं चैट जीपीटी को, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को, इस टॉपिक पे इस लेवल का इतना मेरे को एमसीक्यू क्वेश्चन दे दो, झटपट 15 20 50 क्वेश्चन चले आते हैं। तो केप्ट ऑन चेंजिंग, तो ये डायनेमिक नेचर है, एजुकेशन इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी बच्चों इससे। तो जितना बढ़िया एआई एजुकेशन को सपोर्ट करेगा और किसी को सपोर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहीं पे टेक्स्ट फॉर्मेशन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। आप पूरी किताब लिख सकते हैं, पूरा ऐसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी, आज आपने एक प्लांट सेटअप किया मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरीज चिल्ड्रन,
आपको लग रहा था कि भाई आने वाला जमाना तो ईवी का है, बट आपको सुन के बहुत दुख होगा बच्चा, टोयोटा ने हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट व्हीकल लॉन्च कर दी है। ये क्या है सर? शायद 10 साल बाद सवेरे जिस पानी से कुल्ला करते हो उसी से गाड़ी चलाओगे। हाँ, टोयोटा ने इसको लॉन्च कर दिया है, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। 2-3 साल के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया बच्चों, पूरी ईवी इंडस्ट्री की बैंड बज जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि इन H2 व्हीकल्स में जैसे पेट्रोल टैंक होता है, हाइड्रोजन टैंक होगा, और बाकी आपकी गाड़ी का जो मैकेनिक्स है इट वुड रिमेन सेम। आई रिपीट, इट वुड रिमेन सेम। तो ईवीज की हालत खराब हो जाएगी। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो बिजनेसमैन के लिए हो सकता है आज की लॉस वाली पोजीशन कल को प्रॉफिटेबल हो जाए, या आज प्रॉफिटेबल पोजीशन कल को लॉस में बदल जाए। वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। डोंट नो 2024 में इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाए। एलिमेंट ऑफ इंटर रिलेटेडनेस, जितने भी फैक्टर्स आप पढ़ेंगे ना बच्चों, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और एक होता है लीगल बच्चों, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। आई रिपीट, ये सब आपस में जुड़ा है। चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, बेस्ट है, बट क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपकी लिखी हुई टेक्स्ट बुक मैं चैट जीपीटी के थ्रू, एआई के थ्रू थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने नाम पे बेचने लग जाऊं? नो। तो इसका लीगल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी हैज टू बी रिलेटेड विद लीगैलिटी। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल को ही हम स्पेसिफिक और जनरल बोल के डिस्क्राइब करेंगे। तो रिड्यूसेस समझ में आ गया, सुनाई पड़ गया? अब एक एक करके बच्चों इसको हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ गया? तो हो सकता है लेक्चर बोरिंग नहीं होगा, अपलोड हो जाएगा, थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा उन बच्चों के पास जो आज नहीं आ पाए हमारे साथ।